हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का। मैं आपका निर्मल राठौर। और बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया चैप्टर ग्रेविटेशंस। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग ग्रेविटेशन पढ़ेंगे। अच्छा, ज़्यादा टाइम हम लोग दूसरी बातों पर वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट अपने टॉपिक पे आते हैं ग्रेविटेशन पे। और उसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। ठीक है, या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो बच्चों सबसे पहले तो आप लोगों ने एक फेमस स्टोरी सुनी होगी न्यूटन की। कौन सी वाली? वही कि न्यूटन कहाँ सेब के पेड़ के नीचे बैठता है, ऊपर से फल गिरता है, फिर वो न्यूटन्स लॉ की डिस्कवरी करता है। मतलब वो डिस्कवर करता है कि ऐसा क्यों हुआ, फल नीचे ही क्यों गिरा। तो वो तो छोटी मोटी बातें हैं। देखो, ऐसी कोई कहानी वगैरह जनरली केवल कहानी से सब कुछ नहीं हो जाता, उसके पीछे बहुत सालों सालों की मेहनत होती है। और केवल न्यूटन ने ही ये सारी चीज़ डिस्कवर नहीं करी है बच्चों, उससे पहले भी बहुत सारी डिस्कवरीज हुई है। उनको सबको बेसिस मानकर फाइनली न्यूटन ने अपना ये लॉ दिया था। ठीक है, तो इसी से हम लोग शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग बात करते हैं न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम की बात करते हैं। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या होता है? तो बच्चों न्यूटन जो था उसने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया, और उसने इस नियम में क्या कहा? उसने ये कहा कि अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं और हम लोग जनरली उन्हें पॉइंट मास की तरह लेते हैं, ठीक है ना। जैसे दो वस्तुएं हैं, इनका द्रव्यमान मान लो m1 और इसका द्रव्यमान मान लेते हैं m2। अगर ये दोनों एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है बच्चों, कहाँ पर स्थित है? r दूरी पर स्थित है। तो न्यूटन ने कहा कि चाहे ये यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर भी हो, अगर दो वस्तुएं हैं, ठीक है, उनके खुद के कुछ न कुछ द्रव्यमान है, कुछ न कुछ मास है, तो होता क्या है कि इन दोनों के बीच में हमेशा एक अट्रैक्टिव फोर्स वर्क करता है। ये दोनों वस्तुएं हमेशा क्या करती है? एक दूसरे पर एक आकर्षण बल लगाती है। और उस आकर्षण बल की अगर हम लोग बात करें तो उसका जो परिमाण है बच्चों, न्यूटन ने अपने नियम में बताया कि उसका जो परिमाण है इन दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के सीधे समानुपाती होता है। और इनके बीच की जो बच्चों ये दूरी है r, ठीक है, इस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है उसमें यह कहा गया है कि दो वस्तुएं जिनका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है वो हमेशा क्या करती है? एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती है, ठीक है, चाहे वो किसी भी दूरी पर रखी हुई हो। ठीक है, और बात करते हैं उस बल के परिमाण की। तो बच्चों वो जो बल होता है उनके बीच में लगने वाला, वो इन दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के सीधे समानुपाती होता है। और उनके बीच की जो दूरी होती है r, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए बच्चों, इन दोनों को इक्वेशंस को जब हम लोग मिलाते हैं तो हम लोग एक नई इक्वेशन लिखते हैं कि जो बल है वो समानुपाती हो गया, प्रोपोर्शनल हो गया किसके? m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर के। और हमें एक बात पता है कि जब भी समानुपाती का साइन या प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम लोग हटाते हैं तो एक कांस्टेंट, एक नियतांक बच्चों यूज में लेते हैं। तो यहाँ पर भी नियतांक यूज में लिया जाएगा। तो f जो होगा ये कॉन्स्ट, यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाकर जब हम इक्वलिटी का साइन लगाएंगे तो एक कांस्टेंट हमें यूज में लेना पड़ेगा। वो कांस्टेंट है आपका g। तो ये हो जाएगा g m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो बच्चों दो वस्तुएं जिनका द्रव्यमान क्या है? m1 और m2, जिनके बीच की दूरी r है, उनके बीच में हमेशा एक आकर्षण बल कार्य करता है। और वो आकर्षण बल जो है उसका परिमाण जो है वो क्या होता है? g m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। इसको क्या कहते हैं? इसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं इसको? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं दो वस्तुओं के बीच में। ठीक है ना, इसको दो वस्तुओं के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो ये g है, ठीक है, ये g जो है ये क्या है? नियतांक है बच्चों। ये क्या है? एक नियतांक है, एक कांस्टेंट है, जिसे कहते हैं सार्वत्रिक, जिसे क्या कहते हैं? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसको क्या कहते हैं? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। और ये जो नियतांक है बच्चों, इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 6.67 इंटू 10⁻11। इसका मात्रक भी होता है। मात्रक कैसे निकालेंगे? देखो, इस फॉर्मूले से मात्रक निकाल सकते हैं हम लोग। ये जो फोर्स है, बल है, इसका मात्रक होता है न्यूटन। ये क्या है? द्रव्यमान। और ये भी क्या है? द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। तो ये क्या हो गया? किलोग्राम इंटू किलोग्राम का स्क्वायर। और ये r क्या है? दूरी। और दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो ये मीटर का स्क्वायर। तो देखो, ये तो हो गया न्यूटन, ये मीटर का स्क्वायर इधर आ जाएगा, और ये m1 m2 इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? किलोग्राम का स्क्वायर। तो इसका मात्रक होगा बच्चों न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम
स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू होती है ये रट लो अच्छी तरह से, ये याद होना चाहिए हमेशा के लिए आप लोगों को। जी जो है वो क्या कहलाता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं इसको। और इसका जो मान होता है वो होता है 6.67 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। हमेशा के लिए आप लोगों को याद हो जाना चाहिए ये, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है इसको देखिए 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अगर हम लोग इसको नोटिस करें ना अच्छी तरह से तो ये वैल्यू हमें बहुत छोटी नजर आती है बच्चों। ये वैल्यू जो है ये बहुत ही छोटी नजर आती है। उसी की वजह से ये जो फोर्स का मान है ना ये हमेशा क्या होता है, बहुत ही छोटा, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल का मान हमें हमेशा बहुत ही कम मिलता है। और यही कारण है बच्चों कि ये फोर्स जो है जनरली हम लोग ऑब्जर्व नहीं करते। क्यों? क्योंकि देखो इस बल की अगर हम लोग बात करें तो अभी अभी हमने क्या कहा था कि न्यूटन ने ये कहा कि कोई भी दो वस्तुएं जिनके कुछ न कुछ द्रव्यमान है उनके बीच में हमेशा एक आकर्षण बल कार्य करता है, चाहे वो किसी भी दूरी पर रखी हो। तो आप लोग जैसे मान लो कि हमारे पास में ये दो ऑब्जेक्ट्स हो गए, ठीक है, एक तो हो गया मार्कर, दूसरा क्या हो गया डस्टर। अब दोनों के द्रव्यमान है, अब दोनों के द्रव्यमान है कुछ न कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे पर क्या लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं। एक बात और याद रखिएगा, ये इस पर, ठीक है, मार्कर जो है डस्टर पर जितना फोर्स लगाएगा उतना ही फोर्स जो आपका डस्टर है वो भी किस पर लगाएगा, मार्कर पर लगाएगा। यानी कि दोनों तरफ के फोर्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। और दूसरी बात, जब ये फोर्स लगा रहे हैं तो एक दूसरे के पास आ जाने चाहिए, एक दूसरे के पास आते क्यों नहीं? तो उसके पीछे जो कारण होता है बच्चों वो होता है कैपिटल जी की वैल्यू। क्या होती है कैपिटल जी की वैल्यू? ये कैपिटल जी की वैल्यू जो है ये कितनी है, बहुत ही कम है, 6.67 इंटू 10⁻11, बहुत ही छोटी होती है। और इसके बहुत छोटे होने की वजह से ये m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर का जो प्रोडक्ट हमें मिलता है यहाँ पर, उसको जब इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमें ये जो फोर्स मिलता है ये फोर्स बहुत ही लो क्वांटिटी का मिलता है, बहुत ही छोटा मिलता है। और इतना छोटा होता है कि ये फोर्स इनकी पोजीशन को अफेक्ट नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि इनको जहाँ पर भी रखेंगे वहाँ पर इन पर केवल इन दोनों की वजह से ही नहीं लग रहा। जैसे पृथ्वी है वो तो बहुत बड़ी है, वो भी तो नीचे इनको टिका के रखेगी और उसके बीच में घर्षण बल भी लगता है, ठीक है। तो उस वाले फोर्स को ये लोग नेग्लेक्ट नहीं करते, या इनके बीच में लगने वाला फोर्स उस वाले फोर्स को हटा नहीं पाता, इस वजह से ये अपनी पोजीशन में चेंज नहीं शो करते। क्योंकि बल के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि बल क्या होता है, बल क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज करता है या चेंज करने की कोशिश करता है। तो यहाँ क्या करता है, कोशिश करता है लेकिन कर नहीं पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि वो बहुत ही छोटा फोर्स होता है। तो याद रखिएगा इस पूरे यूनिवर्स में सबसे वीकेस्ट फोर्स, सबसे कमजोर बल जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल होता है। और उसके पीछे कारण क्या होता है, उसके पीछे कारण ये होता है इसके साथ में मल्टीप्लाई होने वाला नियतांक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है, बहुत ही छोटी होती है। तो बच्चों ये हमारे पास में क्या हो गया, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो इस नियम के अनुसार हमने क्या देखा कि दो वस्तुएं जो एक दूसरे के पास पास स्थित होती हैं, किसी दूरी पर स्थित होती हैं, उनके बीच में हमेशा एक बल लगता है जो कि आकर्षण प्रकृति का होता है। और वो बल ही क्या कहलाता है, आपका गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। अगली बात इसके बारे में देख लेते हैं कि ये जो आपका न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम है ये केवल और केवल बिंदु द्रव्यमानों के लिए, पॉइंट मासेस के लिए एप्लीकेबल होता है, बिंदु द्रव्यमानों के लिए लागू होता है, ठीक है। अगली बात, जो गुरुत्वाकर्षण बल मिलता है आपको, जो गुरुत्वाकर्षण बल मिलता है, ठीक है, वो क्या है, सबसे कमजोर बल होता है, सबसे कमजोर बल। अलग अलग तरह के जो बल होते हैं उन सब में कमजोर बल कौन सा होता है, आपका गुरुत्वाकर्षण बल होता है। उसके बाद अगर हम लोग देखें कैपिटल जी, ठीक है ना, कैपिटल जी जो है इसको क्या कहते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, ठीक है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो इस सार्वत्रिक का मतलब क्या होता है, सार्वत्रिक यानी कि सभी जगहों पर, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, सार्वत्रिक का मतलब हो गया कि सभी जगहों पर ये नियतांक सेम रहता है। कुल मिला के ये ध्यान रखना कि जो जी की वैल्यू है वो हमेशा हर जगह पर पूरे यूनिवर्स में क्या रहती है, सेम रहती है। और वो जो वैल्यू है वो कितनी रहती है आपकी, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। आप चाहे
तो इस यूनिट की हेल्प से इसकी डायमेंशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। डायमेंशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए न्यूटन जो होता है वो फोर्स की यूनिट होती है, और न्यूटन के लिए जो हम लोग क्या लिखते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं, वो लिखते हैं m1L1T-2। ठीक है, अब ये मीटर स्क्वायर है बच्चों, मीटर स्क्वायर यानी कि लेंथ का स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे L स्क्वायर, और डिवाइडेशन में आपके पास में क्या है, किलोग्राम। किलोग्राम क्या है, द्रव्यमान, और उसका स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा m का स्क्वायर। तो इसकी जो यूनिट होगी किसकी, ठीक है, जो g है उसकी यूनिट तो हो गई आपके पास में न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, लेकिन इसकी जो डायमेंशन होगी अब बच्चों, वो डायमेंशन क्या हो जाएगी, इसकी डायमेंशन हो जाएगी, देखिए ये m1 है और ये m-2 है, ऊपर जाए सॉरी m2 है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, -2 हो जाएगा आपके पास में, तो ये हो जाएगा m-1L3 और T-2। तो ये हो जाएगी डायमेंशन। कई बार इसकी डायमेंशन भी एग्जाम्स में पूछी गई है, तो आप लोगों को याद होनी चाहिए। और इससे भी क्या है, डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन कोई बड़ा भारी टॉपिक नहीं होता। अगर आपको यूनिट पता है तो डायमेंशन निकालेंगे, डायमेंशन पता है तो यूनिट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया आपके पास में m-1L3 T-2, ये क्या हो गई, इसकी डायमेंशन होगी। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि ये जो बल होता है, ठीक है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है उसके अकॉर्डिंग जो बल आता है वो आता है G(m1)m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब ये जो फोर्स होता है वीकेस्ट फोर्स यानी कि सबसे कमजोर बल होता है, उसकी वैल्यू भी हमने यहाँ पर इस फॉर्मूले से निकाल ली है। दूसरी बात, ये जो बल है हमेशा क्या होता है, आकर्षण प्रकृति का होता है। कौन सी प्रकृति का होता है, आकर्षण प्रकृति का हमेशा होता है, ध्यान रखना। ठीक है, ये अपनी प्रकृति चेंज नहीं करता। हमेशा दो वस्तुएं जिनका द्रव्यमान है उनके बीच जो लगने वाला बल होता है, ठीक है, वो आकर्षण प्रकृति का ही रहेगा। कौन सा बल, गुरुत्वाकर्षण बल। मैं बात कर रहा हूँ केवल गुरुत्वाकर्षण बल की, दूसरे किसी बल की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। तो गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा क्या होगा आपका, आकर्षण प्रकृति का होगा हमेशा। उसके बाद देखो, ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, मैंने क्या समझाया था अभी कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो है ये पूरे यूनिवर्स में सेम रहता है, ये कभी भी बदलता नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जी की जो वैल्यू है, लिख लो, देखो जी का मान सदैव सभी जगहों पर, ठीक है, यहाँ माध्यम भी लिख सकते हो आप लोग, चाहे माध्यम भी बदल दो, माध्यमों में कर दो, ठीक है, समान रहता है। मतलब क्या है कि अगर आप लोग मीडियम चेंज करोगे, माध्यम बदलोगे, तो भी जी का मान नहीं बदलने वाला, जी का मान जैसा है वैसा ही रहेगा। अब देखो, माध्यम बदलने से क्या क्या चीज़ें चेंज हो सकती है। अगर सेम सिस्टम है आपके पास में, दो बॉल्स आप लोगों ने ले रखी हैं, उन दो बॉल्स को अगर आप लोग क्या कर रहे हो, हवा में रखी हुई है, अब हवा की बजाय उन बॉल्स को जैसा हवा में रखा हुआ है वैसा का वैसा सिस्टम आपने पानी में पटक दिया, तो पानी में पटक देने पर क्या होगा, माध्यम तो बदलेगा, माध्यम बदल गया आपका, लेकिन जो सिस्टम जैसा रखा था वैसा का वैसा आपने पानी में रख दिया, तो दूरी बदलेगी नहीं, दोनों के द्रव्यमान बदलेंगे नहीं पानी में जाने से। तो देखो, पानी में जाने से क्या हुआ, जी तो कहीं नहीं बदलेगा, ये m1 भी नहीं बदला, m2 भी नहीं बदला, और ये r भी नहीं बदला। यानी कि इस पूरे फॉर्मूले में कुछ भी बदला क्या, कुछ भी नहीं बदला। जब कुछ भी नहीं बदला तो ये जो फोर्स आएगा जिसे हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कह रहे हैं, ये भी नहीं बदलेगा। यानी कि माध्यम बदलने पर गुरुत्वाकर्षण बल कभी नहीं बदलता, याद रखना। और उसके पीछे का कारण क्या है कि जी हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। और जो m1 द्रव्यमान है, m2 द्रव्यमान है, वो माध्यम बदलने पर बदलते नहीं हैं। ठीक है, सिस्टम को आपने एज इट इज़ दूसरे माध्यम में रखा है तो बीच की डिस्टेंस भी नहीं बदलती। जब कुछ भी चीज़ें नहीं बदलती है, इसका मतलब जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है वो भी नहीं बदलता। तो आप लोग एक पॉइंट और लिख सकते हो कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है आपका, गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम बदलने पर नहीं बदलता। कारण क्या है, जी नहीं बदलता, जी हर जगह क्या रहता है, सेम रहता है। m1 m2 और r जो हैं वो बनावट पे डिपेंड करते हैं। पहले माध्यम में जैसे रखे हैं वैसे दूसरे माध्यम में भी रखे हैं अगर आप लोगों ने, तो क्या होगा, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। और उनमें चेंजेस नहीं हुआ, जी में चेंज नहीं हुआ, तो एफ में भी कोई चेंज नहीं होगा। एक बात और जी के बारे में लिख लेते हैं कि जी जो है वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि होती है। देखिए, बल जो है, फोर्स जो है, वो तो
क्या होता है आपका वेक्टर होता है, यानी कि यहाँ से जो फोर्स आएगा वो तो क्या होगा, एक वेक्टर, एक सदिश राशि होगी। लेकिन यहाँ पर जो कैपिटल जी है वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, याद रखना। तो जी जो है आपका क्या है, एक अदिश राशि है, ये भी याद रखिएगा। जी की जो वैल्यू है वो प्रयोगशाला में कैवेंडिश नाम के साइंटिस्ट ने फाइंड आउट की थी, ये याद रखिएगा। जी का मान कहीं पर भी बदलता नहीं, ये याद रखिएगा। जो जी है उसकी वैल्यू बहुत कम होती है, ठीक है, उसी की वजह से जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो भी क्या होता है, बहुत ही कम होता है। एक बात और हम लोग लिख लेते हैं कि अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रॉन्स के लिए, किसकी बात करें, इलेक्ट्रॉन्स के लिए, ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन्स पर क्या होता है, द्रव्यमान भी होता है और आवेश भी होता है। इलेक्ट्रॉन्स पर क्या होता है, द्रव्यमान भी होता है इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पर है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, इनके द्रव्यमान की वजह से तो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल सपोज एफ जी मान लेते हैं, और अगर हम लोग बात करते हैं इनके चार्ज की वजह से, तो चार्ज की वजह से एफ ई लगेगा, ठीक है ना। इसको हम लोग ले लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्टैटिक फोर्स, इसको हम लोग क्या ले लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या फिर इसको हम लोग क्या लिखेंगे, स्थिर वैद्युतिकी बल। ये एफ जी जो है आपका, ये क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है किसकी वजह से लगेगा, इलेक्ट्रॉन्स के द्रव्यमान की वजह से। और जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है, ये किसकी वजह से, ये लगेगा आपका ड्यू टू चार्ज, आवेश की वजह से। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये किसकी वजह से लगेगा, ड्यू टू मास, द्रव्यमान की वजह से। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो मास की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो हमेशा आकर्षण प्रकृति का होता है, लेकिन आवेश की वजह से जो स्थिर वैद्युतिकी बल लगता है वो आपका आकर्षण प्रकृति का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण प्रकृति का भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं उन पर चार्ज किस टाइप का है। तो वो सब छोड़ो, वो बात हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में करेंगे। मैं यहाँ जो समझाना चाह रहा हूँ आपको वो ये है कि अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें और इलेक्ट्रॉन के लिए एफ ई और एफ जी का अगर रेशियो निकालें, ठीक है, तो वो रेशियो जो है लगभग 10⁻43 के इक्वल आता है, लगभग। यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इतना गुना क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल से ज़्यादा होता है, इतना गुना क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल से ज़्यादा होता है। और ये बात हमने मानी भी है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो नेचर में सबसे वीकेस्ट फोर्स, सबसे कमज़ोर बल होता है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों यहाँ तक की चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब देखिए यही गुरुत्वाकर्षण का नियम अगर हमें सदिश रूप में पढ़ना पड़े, वेक्टर फॉर्म में अगर पढ़ना पड़े, तो हम लोग इसको कैसे पढ़ेंगे। तो देखो मान लीजिए हमारे पास में दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, और उन ऑब्जेक्ट्स को हम लोग पॉइंट मास की तरह एज्यूम करते हैं। अब पॉइंट मास की तरह से कैसे एज्यूम करेंगे, पॉइंट मास हम लोग कैसे मानेंगे उनको, कि अगर मान लीजिए जो ऑब्जेक्ट्स है उनका आकार, उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है, तो उनको क्या मान सकते हैं, पॉइंट मास या बिंदु द्रव्यमान मान सकते हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए दो द्रव्यमान है आपके पास में, और ये द्रव्यमान जो है इन दोनों के बीच की जो दूरी है, दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी, ठीक है, इन दूरी के इस दूरी के कंपैरिजन में अगर इनकी जो त्रिज्या है वो बहुत छोटी है, इनका आकार जो है वो बहुत छोटा है, तो इनको हम लोग क्या मान सकते हैं, बिंदु द्रव्यमान मान सकते हैं। और ये जो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम है हम लोग जनरली ऐसे ही द्रव्यमानों के लिए यूज़ करते हैं, ऐसे ही द्रव्यमानों के लिए लागू रहता है, ठीक है। और एक बात और देखिए, अभी हमने क्या देखा कि जो आपका न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम है उससे जो हमें गुरुत्वीय बल या गुरुत्वाकर्षण बल मिलता है, ठीक है, वो बल बहुत ही कमज़ोर होता है। तो बोले सर पढ़ते क्यों जब कमज़ोर होता है, कहीं उसका यूज़ नहीं होता है छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स के लिए, तो हम लोग फिर उसको पढ़ते क्यों। तो बच्चों इसलिए पढ़ा जाता है कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है उसकी वजह से जो जनरल ऑब्जेक्ट्स हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं उनके बीच में लगने वाला फोर्स बहुत कम होता है, उसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं। लेकिन बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए उस फोर्स को नेग्लिजिबल नहीं माना जा सकता। जैसे कि अगर हम लोग बात करें अपने सोलर सिस्टम की, तो अपना सोलर सिस्टम क्या है, एक तरह से बंधा हुआ सिस्टम है पूरा का पूरा। और वो जो सोलर सिस्टम बना हुआ है आपने देखा होगा ना, बुध, शुक्र, पृथ्वी, उसके बाद पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, इस तरह से ग्रह या सोलर सिस्टम बने हुए हैं जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो उसके पीछे कारण क्या है, उसके पीछे ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही बच्चों आपको, ठीक है, और ये फोर्स ही वहाँ पर काम करता
करता है। अब बोले सर वहाँ पर कैसे काम करता है? वो इसलिए काम करता है कि बच्चों वो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं आपके, ठीक है, जो सोलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सभी क्या है, ग्रह हैं और ये बहुत बड़े बड़े होते हैं आकार में, बहुत बड़ी बड़ी साइज़ में होने की वजह से इनका द्रव्यमान बहुत ज़्यादा होता है। इनके द्रव्यमान बहुत ज़्यादा होने की वजह से इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। वहाँ पर उस फोर्स को हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, तो वहाँ पर इसका यूज़ आता है। इसलिए हम लोग इस चैप्टर को, इस फोर्स को अच्छे से पढ़ते हैं। और ये चैप्टर बहुत इजी है, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है। आप इस छोटे से चैप्टर से कम अपने 1 से 2 क्वेश्चंस आसानी से नीट और जेईई में बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से। कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता, बस आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ना रहता है, थोड़ा सा समझना रहता है। इसको एक बार समझ गए तो वो हमेशा याद रहेगा, ठीक है। और जी की वैल्यू तो आप लोग रट ही लो, बार बार नहीं कहूँगा मैं आप लोगों को। जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने बात करी। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, इसी को अगर हम लोग क्या करें, वेक्टर फॉर्म में पढ़े, सदिश रूप में पढ़ते हैं इसको। तो वेक्टर फॉर्म में कैसे पढ़ेंगे बच्चों? देखिए वेक्टर फॉर्म में समझना तो है ही है हमको। वेक्टर फॉर्म में हम लोगों को ये भी पता है कि जो लगने वाला फोर्स है वो क्या है आपका, वो अट्रैक्टिव नेचर का होता है, तो माइनस साइन तो उसमें आएगा आएगा। तो देखो मान लिया जाए ये हमारे पास में क्या है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है और ये आपका दूसरा ऑब्जेक्ट है, दोनों पॉइंट मास है, ठीक है। एक को मान लेते हैं, इसका जो सदिश मान लेते हैं वो r1 वेक्टर मान लेते हैं और इसका सदिश मान लेते हैं r2 वेक्टर, पोजीशन वेक्टर से है ना, ठीक है। इसका द्रव्यमान m1 मान लेते हैं, इसका द्रव्यमान m2 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो एक सदिश तो इधर हो जाएगा आपका, ठीक है, कहाँ से, m1 से m2 की ओर, और एक सदिश हो जाएगा आपका m2 से m1 की ओर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं जैसे m1 से m2 की ओर, इसको मान लेते हैं r12 और ये हो जाएगा r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। इसी तरह से इसकी अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में अगर हम लोग देखें ना, तो इसको ले लेते हैं r21, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। अब देखो दोनों जो सदिश है ना आपका, एक इस डायरेक्शन में है और एक इस डायरेक्शन में, दोनों जो है वो लेंथ में क्या है आपके सेम है, ठीक है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, एक्चुअल में सेम रहेगा। देखो r12 वेक्टर और जो आपका r21 वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम, ठीक है। लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एक दूसरे की अपोजिट हो जाएगी। दूसरी बात, अगर हम लोग बात करें कि हमारे पास में जो m1 पर फोर्स लगाता है m2, ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि F12 जो है वो क्या है, फोर्स वेक्टर फॉर्म में ले लेते हैं, फोर्स ऑन m1 बाय m2। उसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं ना F21 वेक्टर, तो इसको ले लेते हैं हम लोग, फोर्स बल है ऑन m2 बाय m1, ठीक है। ये क्या है, m1 पर लगने वाला बल है, ठीक है, जो किसके द्वारा लगाया जाता है, m2 पर, और ये क्या है आपका, m2 पर लगने वाला बल है जो किसके द्वारा लगाया जाता है, m1 पर। अब हमें एक बात और पता है कि m1 और m2 दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहता है, सेम, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाती है, अपोजिट। तो देखिए F12 जो है, 21 जो है वो F क्या होगा, 12 के इक्वल होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एक दूसरे के अपोजिट। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे वेक्टर फॉर्म में? तो देखो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो जो m2 m1 पर फोर्स लगाएगा उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी आपके पास में, ये वाली डायरेक्शन, और जो m2 m1 पर फोर्स लगाएगा वो क्या है आपका F12 वेक्टर, वो क्या हो जाएगा, F12 वेक्टर। सिमिलरली जो आपका क्या करेगा, m1 m2 पर लगाएगा वो क्या हो जाएगा, F21 वेक्टर। तो देखिए अगर हम लोग बात करें ना F12 वेक्टर की, तो F12 वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस जी m1 m2 डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिस्टेंस क्या लेंगे, या तो r12 लेंगे या r21 लेंगे, ठीक है। अब हमें क्या लेना है, ये नेगेटिव साइन ले लिया, इसका मतलब क्या है, नेगेटिव साइन ऑलरेडी आ चुका है, तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन का वेक्टर हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि ये अट्रैक्टिव फोर्स है आपके पास में। तो ये m12 वेक्टर हो गया, सॉरी F12 वेक्टर हो गया। तो यहाँ पर अपने पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा r21, ठीक है, r21 इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, इसका स्क्वायर, और r21 कैप हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, r21 कैप, या इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस जी m1 m2 डिवाइडेड बाय r21 जो है, ठीक है, इसका क्यूब ले लेते हैं और यहाँ पर ले लेते हैं r21 वेक्टर। क्लियर है। उसी तरह से अगर हम लोग लिखेंगे F21 वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस जी m1
m2 डिवाइडेड बाय r12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इसका स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा r12 कैप, या फिर माइनस जी m1 m2 डिवाइडेड बाय r12, ठीक है, इसका क्यूब और r12 वेक्टर हो जाएगा। तो ये इस तरह से हमारे पास में वेक्टर फॉर्म में आता है। देखिए वेक्टर फॉर्म कोई ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं और ज़्यादा यूज़ इसका है भी नहीं, लेकिन कहीं कहीं पर अगर आप लोगों को वेक्टर फॉर्म में भी पूछ लिया जाए तो आप लोगों को डायरेक्शन एक्चुअल में इसकी पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखो माइनस साइन क्यों लिया है कि F12 इस डायरेक्शन में है आपका, ठीक है, F12 जो है वो इस डायरेक्शन में है, और हमारे पास में R21 जो है, R21 देखिए आप लोग ये वाला, ये इस डायरेक्शन में है। तो माइनस साइन क्या करेगा, इसकी डायरेक्शन को चेंज कर देगा। माइनस साइन क्या करेगा, इसकी डायरेक्शन को चेंज कर देगा, तो ये इस वाली डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने लग जाएगा। तो ये हमारे पास में F12 वेक्टर हो गया और ये हमारे पास में क्या हो गया, F21 वेक्टर। दोनों फोर्स क्या है, दोनों फोर्स जो है मैग्नीट्यूड में सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, दोनों के अपोजिट रहती है। तो ये हमारे पास में हो गया न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, जो कि हमने वेक्टर फॉर्म में भी देख लिया, और वेक्टर फॉर्म में देखने के साथ साथ हमने क्या किया, इसको समझ